नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आप सबके सामने एक नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आने वाले सीटेट जो कि जुलाई में होने वाला है और यूपी टेट जिसकी डेट आना भी बाकी है, उसके लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ईवीएस के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे शुरुआत से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में। स्ट्रेटजी बनाने के लिए सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा ईवीएस का सिलेबस जो कि एग्ज़ाम पैटर्न में पूछा जाता है। ईवीएस कंटेंट से 15 मार्क्स के आते हैं, ईवीएस पेडोलॉजी से भी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर ईवीएस से 30 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अब हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30 के टारगेट को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिहाज से हम एकदम शुरुआत से बेसिक से हम अपना स्टार्टिंग कर रहे हैं। बेसिक से जानेंगे, एक एक चीज़ों की बारीकियों को पहचानेंगे, बुनियाद को मजबूत बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो सवाल आएंगे पेपर में, उसका हम सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो ये था हमारा ईवीएस का पूरा सिलेबस जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जा कर के कमेंट बॉक्स में पिन है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, पहली वीडियो को जरूर देखें। और जो लोग अभी भी सीटेट और यूपीटेट के सिलेबस से वाकिफ़ नहीं हैं, वो सीटेट और यूपीटेट के सिलेबस को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो लिंक है, उसको जाकर जरूर देखें। दोस्तों पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था परिवार, मित्र, संबंध, कार्य और खेल के बारे में। आज हम बात करेंगे जंतु एवं पौधों के बारे में। ठीक है, तो ये जो क्लास होगा वो जंतु और पौधों के बारे में होगा, लेकिन थोड़ा सा क्लास कभी कभी लंबी हो जाती है। तो उस केस में कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो हम क्या करेंगे, आज हमारा टॉपिक वैसे जंतु और पौधे है, लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ एक टॉपिक पर जिसका नाम है पौधे। इस टॉपिक पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं पौधे के बारे में एकदम शुरुआत से। क्या होते हैं पौधे, किस तरह से पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में हम एकदम शुरुआत से जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं सजीवों को। बेसिकली जो सजीव मतलब आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे सजीव का मतलब क्या हो। सजीव जिनके अंदर जीवन होता है, जिनके अंदर जान होती है, उन्हें हम सजीव कहते हैं। दो प्रकार की चीज़ें होती हैं हमारी इस इन्वायरमेंट में, एक सजीव और एक निर्जीव। जिसके अंदर जान नहीं होती है उन्हें हम निर्जीव कहते हैं, जिनके अंदर जान होती है उन्हें हम सजीव कहते हैं। तो सजीवों का जो पूरा समूह है उसको दो चीज़ों में डिवाइड किया गया। पहला है पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत। ठीक है, और एक तीसरी कैटेगरी भी है जिसको हम सूक्ष्म जीवों में भी मान सकते हैं। जो सूक्ष्म जीवों का मतलब है कि जैसे अमीबा, पैरामीशियम हुई, एक हिसाब से ये जीव हैं, लेकिन ये हम इन्हें आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो हम एक अलग कैटेगरी में इसको रख देते हैं, जिसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो सजीवों को हमने पादप जगत, जंतु जगत और सूक्ष्म जीवों 3 कैटेगरी में विभाजित कर दिया है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे किसकी, जैसे हमने कहा कि आज हम लोग पौधों के बारे में बात करेंगे, मतलब कि प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे पादप जगत के बारे में। ठीक, बुनियाद से जानेंगे, एक एक चीज़, एक एक बारीकी को समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे क्वेश्चंस लेकर, जहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो अब अगर बात करें सजीव की, तो सजीव प्राणी बहुकोशिकीय तथा एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, लेकिन कालांतरण में हिपटेकर ने सजीवों को प्रमुख 5 वर्गों में डिवाइड कर दिया है। इन्होंने 5 वर्गों में क्या किया, सजीवों को विभाजित कर दिया है। सबसे पहले इनकी जो कैटेगरी है, सबसे पहले इनका जो विभाजन है, उन्होंने उसको दिया मोनेरा नाम से। मतलब इसके मोनेरा के अंदर हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है प्रोटिस्टा नाम से। इसमें हम बेसिकली अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं, जिसे इन्होंने प्रोटिस्टा की कैटेगरी में डाला है। किसने डाला है, ये ध्यान से इसको नाम को याद रखिएगा। हिपटेकर ने सजीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया था। ठीक है, ऐसा भी सब एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि सजीवों को 5 वर्गों में विभाजित करने का काम किसके द्वारा किया गया। उसमें आपको कई सारे वैज्ञानिकों का नाम दे देंगे, जैसे हिपटेकर दे दिए,
पहला विकल्प, दूसरा विकल्प में कुछ और दे दिए, तीसरे विकल्प में कुछ और दे दिए, चौथे विकल्प में कुछ और दे दिए, तो आपको इन सब में सही विकल्प का चयन करना होगा। तो ऐसे में ये नाम रखना, ये नाम याद रखना आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हिब टेकर ने सजीवों को प्रमुख 5 भागों में विभाजित किया। पहला क्या था, पहला मोनेरा था जिसमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा प्रोटिस्टा था जिसमें हम अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं। तीसरा है कवक जिसमें हम मशरूम और फफूंद का अध्ययन करते हैं या इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तीसरा जो है वो है पादप जगत जिसमें हम पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। चौथा है जंतु जगत जिसमें हम जंतुओं के बारे में जानते हैं और उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर स्लाइड की बात करें, इसमें से कई सारे सवाल निकल के आते हैं। पहला, इस सजीवों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, तो कौन सा, जंतु जगत, पादप जगत, सूक्ष्म जीवों में विभाजित। लेकिन यही दूसरा सवाल क्या बन जाता है, हिब टेकर ने सजीवों को कितने भागों में विभाजित किया। तो हम, अगर आपसे नंबर पूछेगा तो वहाँ पे नंबर पूछेगा तो अगर नंबर दे दिया 5, 4, 1 और 6, तो उसमें आपको इस विकल्प का चयन करना है। ठीक है। लेकिन अगर उसने प्रकार पूछ लिया कि हिब टेकर के द्वारा विभाजित सजीवों के समूह में, मोनेरा समूह में हम किसका अध्ययन करते हैं, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा कि अमीबा पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं, मशरूम और फफूंद का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं या जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो वो आपको याद रखना है कि हम मोनेरा के अंदर जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं, कवक के अंदर हम मशरूम और फफूंद का अध्ययन करते हैं, पादप जगत के अंदर हम पौधों का अध्ययन करते हैं, पौधों के बारे में जानते हैं, और जंतु जगत में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज जो हिब टेकर ने डिवाइड किया था, उसके आधार पर हम इन कैटेगरीज में इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं या उनकी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। ये उनकी कैटेगरीज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, पौधों के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में हम, आज के इस वीडियो को हम थोड़ा सा छोटा रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने पे, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाने पे कुछ लोगों का ये कंप्लेन है कि सर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो ऐसे में उनको कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर ना करके किसी एक चीज़ को लेकर के, जैसे हम आज बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ पौधे को लेकर के। तो पौधे के लेकर के हम बात करेंगे और जानेंगे 0 to 1 पौधे क्या होते हैं, 0 to 1, 0 to 100 हम जानेंगे पौधे के पूरे इतिहास के बारे में। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं उनकी परिभाषा से, डिफिनीशन से। तो पौधे क्या हैं, पौधे एक प्रकार के बहुकोशिकीय जीव हैं। शुरू में हमने बात किया था सजीवों की। सजीवों के अंदर ऐसी चीज़ें जिनके अंदर जीवन पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। वहीं सजीव जो मतलब कि सजीव मतलब जो जिंदा है, निर्जीव मतलब जिनके अंदर जान नहीं होती है। तो पौधे क्या हैं, पौधे बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, जिन्हें अन्य जीवित चीज़ों से कई विशेषताओं से अलग किया जाता है। ठीक है, तो पौधे क्या हैं, पौधे बहुकोशिकीय जीव हैं, और भी कई तरह के जीव होते हैं, लेकिन पौधों की कुछ विशेषता होती है जिसके आधार पर इन्हें उन चीज़ों से क्या किया जाता है, उन चीज़ों से अलग किया जाता है। कैसे, अन्य सजीवों से। जैसे एक मोटा जो हम बात करें तो वो क्या है, सबसे पहला है कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे अपने भोजन के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान क्या करता है, इंसान भोजन, अगर इंसान की हम बात करें तो इंसान अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये किसी पे डिपेंडेंट होता है। जो शाकाहारी होते हैं वो पौधों को अपना भोजन बनाते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो अन्य जीवों को मारकर उसको खाकर अपना भोजन, अपनी भूख मिटाते हैं। तो इंसान अपना भोजन नहीं बनाता, जबकि यहाँ पे पौधे क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहे, ये एक इनकी खास विशेषता है जिसके तौर पर इनकी पहचान की जाती है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग पौधे क्या हैं, पौधे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, अन्य जीव जंतु हैं, वो भी क्या करते हैं, उनकी जो डिपेंडेंसी है किस पे है, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पे है, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी पेड़ पौधों पर है। अगर हम बात करें कि गेहूँ की बात करें तो गेहूँ कहाँ से आता है, आपको लगता होगा कि आप गेहूँ खाते हैं, गेहूँ का आटा खाते हैं, तो गेहूँ कहाँ से आता है, गेहूँ एक प्रकार से पौधे से ही उत्पन्न होता है। ठीक है,
इस पौधे से उत्पन्न होता है और फिर ये गेहूं को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके इसकी रोटी बनाते हैं, रोटी बना के क्या करते हैं, खाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप रोटी खाते हैं तो ऐसा नहीं है, दरअसल आप एक पौधा है जिसके द्वारा जो प्रोडक्शन होता है क्या, किसका, गेहूं का, और उस गेहूं की रोटी बनाकर आप खाते हैं। तो आप बेसिकली ह्यूमंस की बात करें, चाहे वो शाकाहारी हों, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं। ना कि सिर्फ ह्यूमंस, ना कि सिर्फ मनुष्य के अलावा अन्य जीव जंतु जो भी हैं वो भी काफ़ी हद तक, काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए, अपने खाद्य पदार्थों के लिए, अपने खाने की पूर्ति के लिए, अपने भोजन की पूर्ति के लिए वो भी क्या होते हैं, पेड़ पौधों पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पौधों के भाग में, और उनकी पौधों के क्या क्या भाग होते हैं, पौधे के किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उनकी भूमिका क्या होती है। तो अगर हम सबसे मोटे मोटे तौर पर बात करें तो सभी पौधों में जड़, तना, पत्ती और फल एवं फूल पाए जाते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, मतलब क्या कि जड़, पौधों के अंदर जड़ पाए जाते हैं, तना पाया जाता है, पत्ती, फल एवं फूल पाए जाते हैं। मतलब जड़, तना, पत्ती, फल और फूल ये प्रायः सभी पौधों में पाए जाते हैं। पौधों के भाग की बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, तो पौधों के भाग की बारे में बात करें तो ये जड़, तना, पत्ती, फल और फूल ये लगभग सभी पौधों में पाए जाते हैं। लेकिन जबकि कुछ यहाँ पे अपवाद भी है, जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, तो इसमें इस प्रकार की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। उसके बारे में हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे कि कवक और शैवाल में क्या चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन अधिकांशतः पौधों में ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों जड़ की। जड़ क्या होता है, तो प्रायः जड़ जो है ये प्रायः पौधे का वह भाग है जो भूमि के अंदर रहता है। ठीक है, आपको सबको पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स क्या होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स ठीक है, सारे के सारे प्लांट्स जो है कुछ इस तरह से उनकी संरचना होती है। ठीक, अब इस तरह की संरचना में जो ये भाग, ये है हमारा, ये है हमारी क्या है, ये है जमीन। अब इस जो जमीन के नीचे वाला भाग है इसे जड़ कहा जाता है। लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में भी कुछ अलग से अध्ययन करेंगे। जरूरी नहीं कि जड़ के, जमीन के नीचे पाए जाने वाले हर एक चीज़ जड़ी होगा, लेकिन अधिकतर केस में 90% केस में जो भी जमीन के अंदर पाया जाता है वो क्या कहलाता है, वो जड़ कहलाता है। ठीक है, तो पौधे का वह भाग, अगर आपसे डिफिनीशन पूछे तो पौधे का वह भाग जो प्रायः जमीन के अंदर रहता है, भूमि के अंदर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे जड़ कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कि जड़ कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जड़ दो प्रकार की होती है। पहली होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है जकड़ा जड़। तो ये दो प्रकार हैं किसके, जड़ के। कौन कौन से प्रकार हैं, मूसला जड़ और जकड़ा जड़। मूसला जड़ कैसे, किस में पाया जाता है, जैसे मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, शलजम, आम, चुकंदर, इन सब में क्या पाई जाती है, इन सब में मूसला जड़ पाई जाती है। वहीं पे अगर हम जकड़ा जड़ की बात करें तो गेहूँ, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन, इन सब में क्या होता है, इन सब में जकड़ा जड़ पाई जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं जड़ के महत्व के बारे में, क्या इंपॉर्टेंस होती है जड़ का। अगर हम पौधे की भी, तो सबसे पहला है तो ये, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होते हैं, तो ज़मीन के अंदर होने के कारण ये पौधे को ज़मीन से पकड़े रहते हैं। ठीक है, तो जड़ जब ज़मीन के अंदर होती है तो ज़मीन के अंदर से अपना बेस बनाती है। बेस बनाने के कारण पौधे का ऊपर का क्या, ऊपर का जो भाग होता है उससे संतुलित रहता है। जितनी ज़्यादा जड़ नीचे रहेगी उतना पौधा ऊपर है, तो वो संतुलन बना के रखता है। ठीक है, तथा अब दूसरा काम क्या है, पहला काम तो यह है कि इसको ज़मीन से पकड़े रहता है और संतुलन बना देता है। किससे, पौधे का पूरा संतुलन, जो पौधा ये खड़ा हुआ देख रहे हैं आप, ये संतुलन के कारण यहाँ पे खड़ा है। दूसरा इनका काम क्या है, दूसरा जो है ज़मीन से ये जल एवं खनिज पदार्थ क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक, ये क्या करेगा, जमीन से जल को, नमी के माध्यम से जमीन से जल को अवशोषित करेगा और जमीन के अंदर से खनिज पदार्थ को अवशोषित करेगा, तथा तने तने का सहारा लेकर के, ये जो बीच का भाग है इस भाग का सहारा लेकर ये क्या करेगा, ये तने के विभिन्न भागों में इसको क्या करता है, स्थानांतरित करता है। किसको, जल और खनिज पदार्थ। तो जड़ का अगर महत्व, सबसे मोटा अगर सबसे बड़े महत्व की बात करें हम, तो जड़ क्या करता है, पौधे को जमीन से पकड़े रहता है, संतुलन बनाए रखता है, तथा जमीन से जल एवं खनिज पदार्थ को अवशोषित करता है और पौधे के विभिन्न भागों में उसे क्या करता है,
तने के माध्यम से स्थानांतरित करता है। ठीक, अब बात आती है तना क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या बात की, अभी तक हम लोगों ने बात किया जड़। अब हम बात करते हैं तने। जड़ की बात कहाँ से है, जड़ की बात यहाँ से है कि जड़ जो है जमीन से खनिज पदार्थ एवं जल को अवशोषित करके तने के माध्यम से विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो अब बात होती है तना क्या होता है। ठीक है, अब तना दरअसल पौधे का वह भाग है जो प्रायः भूमि के ऊपर रहता है। तो जैसा कि हम पिछले वाले स्लाइड में हमने क्या किया था, ये जो जड़, ये जो ज़मीन है, ये हमारा सतह है, भूमि है, ज़मीन है। इसके जो नीचे का भाग रहता है, ठीक है, ये जो इसके नीचे का भाग रहता है वो क्या होता है, वो होता है ये जो ज़मीन के नीचे का भाग है, ये भाग होता है हमारा हल्का सा मैं आपको चित्र बना के उसके माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हैं हमारी टहनियाँ और ये हैं हमारे, ठीक है, कुछ इस तरह से आकृति होती है पौधे की हमारी। ठीक है, एक हम नॉर्मल पौधे की बात करें, बहुत एकदम डिटेल साइंटिफिक यहाँ पे डायग्राम हमने नहीं बनाया है, क्योंकि ऐसे ही अभी तक फिलहाल तो जैसा बन सका है बेहतर से बेहतर मुझसे। तो ये था क्या, ये जो ज़मीन के नीचे वाला भाग था, ये वाला भाग। ठीक है, एक बार हमको फिर से दिखाते हैं। ये जो ज़मीन के नीचे वाला भाग था, ठीक है, ये वाला भाग क्या था, ये वाला भाग हमारा था जड़, जो कि ज़मीन के नीचे था। ये संतुलन बनाता था किसके साथ, ज़मीन के साथ, तथा ज़मीन से जल एवं खनिज पदार्थ को अवशोषित करके तने के माध्यम से विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता था। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तने की। तने की भाग क्या है, तने का भाग क्या होता है कि ये ज़मीन के ऊपर रहता है। मतलब ज़मीन के ऊपर जो है ये क्या है, ये जो मोटा वाला पार्ट है ये क्या है, ये तना है। ठीक है, ये जो मोटा वाला पार्ट ज़मीन के ऊपर दिख रहा है ये आपका क्या है, ये तना है। ठीक है, और तने से ही क्या होती है, टहनियाँ, जैसे जो ये टहनियाँ निकल रही हैं, ये टहनियाँ और जो पत्ती निकल रही हैं, ये पत्तियाँ जो है तने से ही निकलती हैं। ठीक है, तने का महत्व की बात करें अगर, तो यह क्या करता है, यह जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थ को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करती है। तो तने का मेन काम क्या है, तने का मेन काम ये है कि यहाँ से जो भी निकल के, यहाँ से जो भी अवशोषित होकर आ रहा है, इसको ये क्या करेगा, इसको ये पत्तियों तक पहुँचाएगा। ठीक है, पत्तियों तक पहुँचाएगा, और भी जो विभिन्न तनों तक पहुँचाएगा, पत्तियों तक पहुँचाएगा, टहनियों तक पहुँचाएगा। यहाँ से जल और खनिज पदार्थ को अवशोषित करेगा कौन, जड़ करेगा। जड़ यहाँ किसके पहुँचाएगा, जड़ पहुँचा देगा यहाँ तने के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, और यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ से तना जो है धीरे धीरे एक एक जो भी जल है और खनिज पदार्थ है उसको पौधे के विभिन्न अन्य भागों में क्या करेगा, पहुँचाने का काम करेगा। लेकिन यहीं पे हम पहले ही हमने बात किया कि कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ज़मीन के नीचे वाले भाग को जड़ कहते हैं, ऊपर वाले भाग को तना कहते हैं। लेकिन अब हम अगर अपवाद स्वरूप देखें तो आलू, अदरक जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन के अंदर भी होते हैं, लेकिन इनको हम खाते हैं। लेकिन ये जो है आलू और अदरक क्या है, ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन ये जड़ नहीं है, ये क्या है, ये तना है दरअसल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि आलू क्या है, अगर आपसे पूछता है आलू जड़ है, ठीक है, तना है, पत्ती है, या फिर फूल है, तो आलू क्या है, आलू तना है, आलू जड़ नहीं है। शुरू में हमने बात किया था जड़ के बारे में, तो जड़ की हमने बेसिक डेफिनेशन क्या दी थी, जो ज़मीन के अंदर रहे वो जड़। लेकिन ये ज़मीन के अंदर रहते हैं, लेकिन ये जड़ नहीं है, ये क्या है, तने हैं। और ये ऐसे तने हैं जिनको हम खाते हैं। वैसे प्रायः हम पत्तियाँ खाते हैं, या तो क्या खाते हैं, फूल या फल खाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंसान क्या खा रहा है, यहाँ पे इंसान आलू और अदरक है, ये तने हैं, और इन तनों को हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। ना ही सिर्फ इंसान, और जो भी सजीव जीव जंतु हैं जो प्रायः पौधों पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे पत्ती की। ठीक, तो पौधे जो है पौधों की जो पत्तियां होती हैं ये तनों व टहनियों के सहारे निकलती हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट ना तो ज़मीन से निकलती हैं, ना तो डायरेक्ट इनका कोई और स्रोत होता है। तो बेसिकली तने पत्तियां जो होती हैं ये तनों और टहनियों के सहारे से निकलती हैं, और पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं। ठीक है, तो पत्तियों की पहचान अगर आपको कही जाए तो क्या करेंगे,
पत्तियां तनों व टहनियों के सहारे निकलती हैं और मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैगनी और पीले रंग की भी होती हैं। ठीक, अपवाद स्वरूप, हम सारे केस में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः अगर हम 95% केस में बात करें तो 95% केस में, 90 से 95% केस में ये क्या होता है, पत्तियां जो है वो ग्रीन कलर की होती हैं, हरे रंग की होती हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, पत्तियों के प्रकार। अब पत्तियों का महत्व क्या होता है साहब, पेड़ में पत्तियां लगती हैं तो इनकी वैल्यू क्या होती है, इन पत्तियों की क्या वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है पत्तियों की किसी पेड़ में। तो पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, ठीक है, जल, जल मतलब H2O, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण, अभी हम आगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करेंगे क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन अभी हम मोटे तौर पे जान लेते हैं पत्तियों के जो महत्व होता है, पत्तियों का जो मुख्य रूप से जो कार्य होते हैं उसमें पत्तियां करती क्या है। तो पत्तियां सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं, और उस प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो पौधों में भोजन का निर्माण कैसे होता है, पौधों में भोजन का निर्माण जो होता है वो, भोजन का निर्माण कैसे होता है, भोजन का निर्माण जो पौधों में होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं, इसी क्रिया के कारण, इसी चीज के कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरी बात क्या होगी, पत्तियां जो जलवाष्प बाहर निकालती हैं उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी भी पत्तियां होती हैं पेड़ में, ठीक, पेड़ में कुछ ऐसी भी पत्तियां होती हैं जो क्या करती हैं, जो जल बाहर निकालती हैं। ठीक है, तो ये जो जल बाहर निकालने की क्रिया है उसे क्या कहते हैं, जो जलवाष्प ये बाहर निकालती है उस जलवाष्प बाहर निकालने की क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पत्तियों का महत्व समझ में आ गया। पत्तियां सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। ठीक, और जो पत्तियां जलवाष्प बाहर निकालती हैं उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब भी पत्तियां जलवाष्प को बाहर निकालेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो दरअसल प्रकाश संश्लेषण सजीव कोशिका, ये टेक्निकल, अभी तक हम लोग मोटे मोटे तौर पर जाना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बना लेते हैं। ठीक, अब हम टेक्निकल रूप से जानेंगे, वैज्ञानिक रूप से, विज्ञान की भाषा में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जो पौधों में अधिकतर पाया जाता है। तो सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन क्या हुई, सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो परिवर्तित करने की क्रिया है ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तथा लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया अधिक होती है, तत्पश्चात बैगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है। ठीक, हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह से रुक जाएगी। अगर जो लाइट आ रही है, लाइट अगर ग्रीन कलर का प्रकाश है, हरे कलर का प्रकाश है, तो उस केस में प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है। यहाँ पे जब हम लाल रंग और बैगनी रंग की बात करेंगे तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन बैगनी रंग में प्रकाश, बैगनी रंग के प्रकाश में यह क्रिया क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो अधिक और सर्वाधिक में बड़ा कौन है, ये है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, अगर बैगनी रंग उसमें ऑप्शन में आपके दिया हुआ है तो बैगनी रंग के ऑप्शन अगर आपका दिया हुआ तो आप हमेशा बैगनी रंग को क्या करेंगे, बैगनी रंग को चिन्हित करेंगे, ना कि हरे रंग को। हरे रंग को टिक करने की गलती आप कभी मत करिएगा, क्योंकि हरे रंग में सर्वाधिक नहीं होता है, बल्कि हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। यहाँ पे प्रकाश के कलर की बात कर रहे हैं, अगर हरे रंग के प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश आ रहा है तो उस केस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, पूरी तरह से रुक जाएगी, ठप हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर आप सर्वाधिक की बात करेंगे तो यह बैगनी रंग के प्रकाश में यह क्रिया क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, अब बात करेंगे नागफनी में। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसके हरे रंग वाले तने में होती है।
ठीक है, क्योंकि नागफनी की जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो नागफनी की पत्तियाँ नुकीली होती हैं, कांटेदार होती हैं। तो कांटे हरे रंग के तो होते नहीं हैं, तो ये जो कांटे होते हैं, इन कांटों के द्वारा ये जो कांटे हैं इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण नागफनी के पौधे में कैसे होता है, नागफनी के पौधे में जो उसका हरा रंग का तना होता है, जो हरे रंग का रूट होता है उसका, उस हरे रंग के तने से प्रकाश संश्लेषण होता है और वही भोजन बनाने का काम करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फूल क्या होते हैं। ठीक, हम लोगों ने शुरू में बात किया था क्या क्या भाग होते हैं, जड़, तना, फूल, फल, पत्ती। ठीक, तो वन बाय वन सबके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने कोर्स में। तो फूल के बारे में जानते हैं। हालांकि फूल के बारे में तो शायद आप हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग जिस फूल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं वो है वैज्ञानिक रूप से, विज्ञान की भाषा में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की भाषा में, इन्वायरमेंटल साइंस की भाषा में फूल क्या होता है। ठीक है, अभी जो चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं, सारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम क्या कहते हैं, ईवीएस कहते हैं। हम यहाँ पे ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आपके फूल तो आप शायद बेहतर तरीके से फूल के बारे में जानते हैं, लेकिन हम आज उन फूलों की बात नहीं करेंगे। हम आज इन्वायरमेंटल के रूप में इन्वायरमेंट में फूलों की क्या होता है। तो चलिए, फूल जो होते हैं नए पौधों के विकास में सहायता करते हैं। ठीक है, तो फूल नए पौधों के विकास में सहायता करते हैं, क्योंकि फूल जो है पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। दरअसल फूल जो होते हैं पौधों के क्या होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं। और क्या कहते हैं, फूलों की पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो रंगीन होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होती है, येलो, ब्लू, रेड, ब्लैक, अलग अलग कलर की होती हैं या हो सकती हैं, कोई भी कलर की। तो फूल का रोल क्या है यहाँ पे, फूल का जो रोल है वो है पौधे के विकास में ये हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि फूल जो है प्रजनन के अंग होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की पंखुड़ियों का रंग भी भिन्न भिन्न होता है। फूलों के कई भाग होते हैं, फूलों के भाग होते हैं, जैसे क्या होता है, बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर एवं पुंकेसर। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये फूलों के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, किसके, फूलों के। कई फूलों के अंदर भी कई भाग होते हैं। ठीक, तो बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर और पुंकेसर, यहाँ पे पौधों में जो है वो कैटेगरी डिवाइड नहीं होती है कि ये किस कैटेगरी में है, मेल फीमेल। यहाँ पे स्त्री केसर और एक ही फूल के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर ये डिफाइन कर देता है, एक ही पौधे के अंदर ये दोनों होता है, और यही डिफाइन करता है कि यही दोनों मिल करके क्या करेंगे, पौधों की जो सजीव पौधे हैं उनके विकास के क्रम को और आगे ले जाएंगे। ठीक है, अगर हम फूलों में सबसे बड़े फूल की बात करें तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है रफलेसिया। ठीक है, और सबसे छोटे फूल की बात करें तो इसका नाम है वुल्फिया। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। अगर आपसे प्रश्न पत्र के अंदर इस तरह का कोई सवाल आता है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो आप कौन से विकल्प को चयन करेंगे, आप ये विकल्प याद रखिए, रफलेसिया नामक फूल सबसे बड़ा फूल होता है और वुल्फिया नामक फूल जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा फूल होता है। ठीक है, और फूलों की घाटी चमोली किसे कहते हैं, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, चमोली, जो क्या है, उत्तराखंड में अवस्थित है। तो यहाँ पे भी एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा, एक नए तरह का प्रश्न बन सकता है कि फूलों की घाटी चमोली इनमें से किस राज्य में है। तो आपको विकल्प देगा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी चमोली इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो आप कहाँ लगाएंगे, उत्तराखंड लगाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूज करना चाहेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे राजस्थान के नाम हटा करके नाम को आप क्या लिख देगा, कश्मीर लिख देगा, या फिर JNK, जम्मू एंड कश्मीर लिख देगा। तो इस केस में क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज होकर जम्मू और कश्मीर लगा देते हैं। तो नहीं, आपको यह याद रखना है कि फूलों की घाटी चमोली ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है।
अब हम बात करते हैं फूलों के महत्व के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर क्या होती है, फ्लावर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फूलों के महत्व के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फूल क्या करते हैं, फूल परागण की प्रक्रिया फूल द्वारा ही संपन्न होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे में प्रजनन क्रिया होती है। तो पौधों में प्रजनन क्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, पौधों में प्रजनन क्रिया परागण की प्रक्रिया के कारण होती है, ठीक है। तो एक एक लाइन को आप याद रखिएगा, ये कई सारी किताबों से निचोड़ निकाल के यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो फूलों में या फिर पौधों में प्रजनन क्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा की जाती है, परागण की प्रक्रिया के द्वारा की जाती है, ठीक है। और परागण की प्रक्रिया, यहाँ पे हम फूलों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। परागण की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, जैसे वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा, पक्षियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, जैसे चमगादड़ हैं या घोंघा हैं। तो ये लोग भी परागण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, ये लोग भी परागण की प्रक्रिया में अपना एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई फूल है, ठीक, अगर किसी एक पेड़ में अगर कोई फूल लगा हुआ है, यहाँ पे कोई फ्लावर लगा हुआ है, तो यहाँ से जो परागण होगा, मतलब यहाँ से कण उड़ के अगर किसी अन्य पेड़ के सेम कैटेगरी के फूल में जाके पड़ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये एक और तरह का क्या हो जाएगा, प्रजनन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। जो फ्लावर्स के बीच में, फूलों के बीच में, जो पौधों के बीच में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, वो परागण की प्रक्रिया से ही होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी फूल हैं जिन्हें खाया जाता है, जैसे क्या है, केला, सहजन, कद्दू और तोरई। ये ऐसे फूल हैं जिनको हम क्या करते हैं, मनुष्य या फिर अन्य जीव जंतु खाने के प्रयोग में भी लाते हैं। और वहीं क्या है, कुछ फूलों से इत्र भी बनाए जाते हैं, जो आपके परफ्यूम आते हैं ना, फॉग, कुछ फूलों से इत्र भी बनाया जाता है, ठीक है। तथा कुछ फूलों से ही लौंग एवं केसर भी प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे, ये लौंग और केसर क्या है, लौंग और केसर भी एक तरीके के फूल ही हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, फूलों से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फूलों के बारे में, ठीक। अब हम जानते हैं फल क्या होता है, ठीक। तो फल का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग पहले प्रजनन की बात कर रहे थे, तो फूलों का जो अंडाशय भाग होता है, इसी से क्या होता है, इसी से फल का निर्माण होता है, ठीक है। फलों के अंदर बीज भी होता है। फल सामान्यतः मीठे, खट्टे इस तरह के हो सकते हैं। तो अगर हम फल की बात करें कि फल का निर्माण कैसे होता है, तो फल का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, ये सब क्या है, ये सब फल हैं, ठीक। तो फल का निर्माण फूलों के अंडाशय से होता है। फल के अंदर बीज होते हैं। बीज से भी अन्य तरह के पौधे या सेम कैटेगरी के पौधे या फल के पौधे उगाए जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम जान लेते हैं फलों के अंदर जो बीज होता है वो बीज क्या होता है, ठीक है। तो फूलों में पाए जाने वाले बीजांड क्या करते हैं, वो बीज बनाते हैं, ठीक है। वो क्या बनाते हैं, वो बीज, सीड्स बनाते हैं। बीजों के अंदर भ्रूण होता है, ठीक है, जो नमी और वायु की उपस्थिति में क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। जब बीज जमीन के अंदर पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे वो अंकुरित हो जाता है। क्यों, फूलों में पाए जाने वाले बीजांड जो होते हैं वो बीजों के अंदर भ्रूण होता है और जो नमी और वायु की उपस्थिति में अंकुरित हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बीज का महत्व। बीज की क्या महत्व है, पहली चीज़ तो सबसे पहला बीज का महत्व ये होता है कि बीज अगर आप ज़मीन में बो देंगे तो इससे एक नए प्रकार का पौधा तैयार हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में, वायु और नमी की उपस्थिति में एक नए प्रकार का पौधा तैयार हो जाएगा। ये पहला तो बीज का काम क्या है, मतलब संतानोत्पत्ति या प्रजनन की जो विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया में भी बीज का बहुत योगदान है। और मानव जीवन में अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिनसे तेल निकाले जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, जिनसे तेल निकालते हैं। तो और कुछ प्रकार के ऐसे भी बीज होते हैं जिन्हें खाया जाता है, जैसे मूंगफली हो गई, दाल हो गई, चावल हो गया, गेहूँ, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार के बीज हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें मनुष्य क्या करते हैं, खाते हैं, जीव जंतु भी क्या करते हैं, खाते हैं। तो
अगर हम बीज की महत्व करें तो बीजों से तेल निकाला जा सकता है और कुछ अन्य ऐसे बीज होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो अगर आप मूंगफली, दाल, चावल, गेहूँ ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी किस पर है, इंसानों की डिपेंडेंसी पौधों पर पूरी तरीके से बरकरार है। ठीक, कभी हम फल के माध्यम से भरण पोषण कर रहे हैं, अमरूद, अनार, सेब खा करके, कभी हम बीज के माध्यम से मूंगफली, दाल, चावल, गेहूँ ऐसे कर रहे हैं, कभी हम फूलों के माध्यम से भी उसका उपयोग कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक अगर इंसानों का जीवन देखा जाए तो वो मांसाहारी की अगर बात हम ना करें तो शाकाहारी के टर्म में काफ़ी हद तक किस पे डिपेंडेंट है, पौधों पर डिपेंडेंट है। और आज जो ये स्पेशल बात है उस पर हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में, पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे पौधों के प्रकार के बारे में। भौतिक विशेषता अथवा आकार के आधार पर पौधों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला वर्गीकरण जो है वो है शाक, जिसे हम अंग्रेजी में हर्ब्स कहते हैं। तो ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनका तना हरे रंग का होता है जो बहुत ही कोमल होता है। इसमें अत्यधिक टहनियाँ पाई जाती हैं, जैसे क्या है, इसमें अत्यधिक क्या पाई जाती हैं, इसमें अत्यधिक टहनियाँ पाई जाती हैं। जैसे धनिया, धनिया जो शुरू में धनिया जो उत्पन्न होता है उसमें टहनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मेथी हो गया, पालक, पालक में तो हद से पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा शाक ही होता है। ये पूरा हरे रंग का, पूरा पेड़ ही आप देखेंगे तो पालक का तो पूरे हरे रंग का होता है। दूसरा जो स्वरूप होता है उससे कहते हैं हम लोग झाड़ी। इनका आकार जो है साग से थोड़ा सा बड़ा होता है। साग सबसे छोटे मूल रूप से पाए जाते हैं, इनका आकार साग से थोड़ा सा बड़ा होता है। इनका तना मोटा मोटा एवं कठोर होता है, जिनमें कई सारी शाखाएं इनके तने के आधार पर निकलती हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो हम गुलाब, ठीक है, और गुड़हल जो है, गुलाब और गुड़हल जो है, नींबू हो गया, गुलाब, गुड़हल, नींबू, वो क्या होता है, उसके आधार पर भी हम इसकी कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, गुलाब है, गुड़हल है, नींबू है, ये भी एक क्या है, ये भी एक कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है, ये भी एक कैटेगरी है आपकी पौधों की। अगला अगर हम पौधों की कैटेगरी की बात करें तो अगली कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं वृक्ष, ट्री। ठीक है, तो इनका आकार क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। ये काफ़ी आकार में बड़े और विशाल होते हैं। ठीक, इनका तना जो है कठोर होता है, मोटा होता है और भूरे रंग का होता है। ठीक, इनके तने से कई सारी शाखाएं निकलती हैं जो चारों ओर फैली होती हैं। ठीक, तो वृक्ष भी एक तरह से ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से पौधे हैं, लेकिन इनकी बनावट, इनकी संरचना कैसी होती है, इनकी संरचना ऐसी होती है कि ये साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। इनका तना जो होता है वो काफ़ी कठोर होता है, मोटा होता है और भूरे रंग का होता है। इनके तनों से शाखाएं निकलती हैं और शाखाओं में पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, और जैसे वृक्ष की बात करें हम तो क्या हो गया, आम हो गया, नीम हो गया, जामुन हो गया, पीपल हो गया, कीकर, ये सब क्या है, ये सब वृक्ष के एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो अगला जो पौधे का प्रकार है वो क्या है, वो है लता। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि लताएं क्या होती हैं। तो लताएं ये वो पौधे होते हैं जो अत्यंत कमज़ोर होते हैं। ठीक, ये भी एक प्रकार के पौधे होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं और अत्यंत कमज़ोर होते हैं, और इसी कारण ये सीधे स्थिर नहीं रह पाते हैं। ठीक है, सीधे स्थिर नहीं रह पाते, इनको स्थिर रहने के लिए इनको सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लताओं की अगर हम बात करें तो लताएं क्या होती हैं, लताएं भी एक तरह के पौधे ही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, थोड़े से कमज़ोर होते हैं। इसके कारण वो सीधे स्थिर नहीं रह पाते हैं। इनको स्थिर करने के लिए इनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है। अब उस केस में चाहे ये भूमि की सहायता लेकर के ज़मीन पर फैलती जाएं, या फिर किसी बांस, डंडे या दीवार का सहारा लेकर के ये दीवालों पे अपने आप को क्या करें, अपने आप को संपादित करें। अब यहाँ पे लताओं की बात की गई तो इनके दो कैटेगरीज लताओं की भी यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है कि दो कैटेगरी की लताएं होती हैं। पहली होती है विसर्जी लता, दूसरी होती है आरोही लता।
तो विसर्जी लता क्या होती है, ये लताएं जमीन के बहुत बड़े भूभाग पर फैली होती हैं। ठीक है, तो लताओं की यहाँ पे दो कैटेगरी बताई गई है लताएं। एक लताएं जो होती हैं वो ज़मीन पर फैली होती हैं, जैसे खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, पुदीना, ये सब क्या है, ये एक तरह से लताएं हैं जो ज़मीन पर फैली होती हैं। ठीक, दूसरी लता जो होती है वो होती है आरोही लता। ये लताएं किसी ढांचे की सहायता से सीधे खड़ी होती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, जिससे यह वृक्ष के तनों के चारों ओर लिपट जाती हैं। इसके उदाहरण जैसे क्या है, जैसे मनी प्लांट जो आप लगाते हैं घर में, मटर लगाते हैं या अमर बेल है, तो ये सब क्या है, ये सब आरोही लता के प्रकार हैं। ठीक, तो विसर्जी लता मतलब कि जो ज़मीन पर फैलती जाती हैं, ज़मीन को अपना आधार बनाती हैं और उस पर अपना विकास करती हैं। दूसरी होती हैं आरोही लता, ये किसी ढांचे की सहायता लेकर के उखड़ती स्थिर बनती हैं, खड़ी होती हैं, ऊपर चढ़ती जाती हैं, जिनके जिनके एग्जाम्पल क्या है, मनी प्लांट, मटर, या और भी आप अपने आस पड़ोस में और ऐसी बहुत सारी लताएं देख सकते हैं जो इसका आरोही लता का एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक उदाहरण हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किस तरह से यहाँ पे किया गया है। तो पहला जो क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो है जलोद्भिद। ठीक, जलोद्भिद के नाम पे मतलब ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पौधे क्या पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जड़ कम विकसित होती है, इनकी पत्तियाँ पतली एवं संकरी होती हैं, जिस पर मोम की परत होती है। इसके उदाहरण क्या है, कमल, हाइड्रेला, जलजीली, ये सब क्या है, ये सब जलोद्भिद। अगर क्षेत्र के आधार पर बात करें तो इनके आधार पर अगर हम बात करें तो ये जो कैटेगरी है वो एक अलग कैटेगरी बन जाती है। दूसरी कैटेगरी जो बनती है लौणोद्भिद की बनती है। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार के पौधे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार के पौधों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली होती हैं, जैसे क्या होता है, सॉल्ट मार्श इसका एक उदाहरण है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है समोद्भिद नाम है। ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस एवं शाखा युक्त होता है। अब इनके क्या, जैसे मक्का, टमाटर, गेहूं, धान, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब समोद्भिद कैटेगरी में आते हैं। गेहूं, धान अगर हम बात करें तो ये समोद्भिद कैटेगरी में आते हैं। ये पौधे खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं, मतलब जमीन पर बेसिकली रूप से पाए जाते हैं। एक चौथी कैटेगरी यहाँ पे बनती है जिसे हम कहते हैं मरुद्भिद। ये क्या होते हैं, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं पौधे। ये जो पौधों का वर्गीकरण है ये क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, मतलब क्षेत्र के आधार पर यहाँ पर पौधे का वर्गीकरण किया गया। तो ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं, जो मरुद्भिद पौधे होते हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे इनकी पत्तियाँ क्या होती है, छोटी छोटी होती हैं, जड़ें गहरी होती हैं। इन पौधों का तना गद्देदार होता है एवं मोम की परत से ढका होता है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, नागफनी, एकासिया, यूफोबिया, ये सब पौधे क्या हैं, ये सब अगर आपसे पूछें कि नागफनी किस तरह के पौधे, किस तरह का पौधा है, अगर आपको ये चारों ऑप्शन दे दे, जलोद्भिद, लवणोद्भिद, समोद्भिद और मरुद्भिद, तो नागफनी किस प्रकार का पौधा है, नागफनी मरुद्भिद प्रकार का पौधा है। आपको ये वाला ऑप्शन क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, चलिए अब इनके अलावा कुछ विशेष पौधे की एक अलग कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई है। उनमें क्या होता है, एक कैटेगरी आती है बरगद की। तो बरगद एक क्या होता है, बहुत विशालकाय वृक्ष होता है। मतलब वृक्ष भी क्या होते हैं, वृक्ष भी एक तरह के पौधे होते हैं, लेकिन उनकी एक अलग से डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले अपने स्लाइड में पिछले भाग में पढ़ा था। तो बरगद एक विशालकाय वृक्ष होता है जिसका फैलाव बहुत अधिक होता है। इनकी शाखाओं से भी जड़ें निकलती हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछें कि ऐसे पौधे जिनकी शाखाओं से भी जड़ें निकलती हैं, ऐसे वृक्ष जिनकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, तो उस केस में आपको क्या टिक होना है, बरगद को टिक करना है। ठीक है, जिनको स्तंभ जड़, टैप रूट भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि स्तंभ जड़ इनमें से किस में निकलता है, बरगद, आम, कटहल या गुलाब, तो स्तंभ जड़ बेसिकली किस में निकलता है, स्तंभ जड़ आपको बरगद में निकलता है। ठीक है, और एक क्या है, क्रोटन, यह भी एक क्या है, यह भी एक तरह का पौधा है। यह पौधा फसल के साथ बोया जाता है, जो यह बताने में समर्थ है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसके जड़ें अधिक नीचे तक नहीं होती हैं। जब यह मुरझाने लगता है तो यह पता चल जाता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है। ठीक है, बेसिकली यह क्रोटन की जो का पौधा है, इसको किसी भी फसल के साथ बो दिया जाता है, क्योंकि ये इसकी जड़ें बहुत ऊपर होती हैं और ज़मीन का जो ऊपरी भाग होता है, ये जैसे ज़मीन अगर हम बात करें, यहाँ पर जड़ें हैं। ठीक है, कुछ पौधे की जड़ें काफ़ी अंदर तक होती हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी जड़ यहाँ यहीं तक रहती है। तो जैसे ही नमी जो है इस लेवल के नीचे आ जाती है तो ये क्या होता है, ये पौधा मुरझाने लगता है। उस केस में किसान को या फिर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उसको पता चल जाता है कि अब खेत में पानी देने की ज़रूरत आ गई है। चौथा प्रकार होता है केला, जो हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो केले भी एक प्रकार का पौधा है
शाक की कैटेगरी में आता है, जिसका तना कमजोर एवं हरे रंग का होता है। अब केले के फूल एवं फल दोनों खाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग और एक कैटेगरी है क्या, खेजड़ी। खेजड़ी ये एक प्रकार का पौधा है जो भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है तथा इनकी फलियों की सब्जी भी बनती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। ठीक है, और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। यह क्या होता है, छायादार होता है। तो अगर खेजड़ी की बात करें तो सब पानी की आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इनकी फलियों की सब्जी बनती है। इसमें ठीक है, अब कुछ विशेष प्रकार के पौधे भी होते हैं जिनको हम बात करते हैं रेगिस्तानी पौधे। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरे घटपर्दी पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़े चूहों इनको खा जाते हैं। इनको खाकर ये पौधे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहीं पे रेगिस्तानी ओक या मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, ये कुछ विशेष प्रकार के पौधे हैं। ठीक है, पौधों का महत्व हम ले लेते हैं। पौधे बेसिकली हवा को शुद्ध करते हैं, क्योंकि ये हवा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। पौधे क्या करते हैं, पौधे ऑक्सीजन CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसलिए हमारे जीवन के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। पौधे वहीं पर मृदा क्षरण को भी रोकते हैं, मृदा उर्वरता की शक्ति को बताते हैं, वातावरण की सौंदर्यता को बढ़ाने में काम आते हैं। ठीक है, मरुद्भिद जैसे नागबिग, यूनिफोर्निया, एकासिया पौधे, ये सब पौधे क्या होते हैं हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा जो हम लोग पौधों के बारे में बात किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, जंतुओं के बारे में। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।